भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईजीएनसी और संस्कृति मंत्रालय की इस खास पेशकश संस्कृति संवाद में, जहां संवाद होगा संस्कृति का, जहां बात होगी परंपरा की, धरोहर की, इतिहास की, त्योहारों की और यहाँ की फेमस डाइवर्सिटी की। इंडियन कल्चर इज बिल्ट अपॉन लेयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी, जहाँ हर परंपरा एक कहानी कहती है और हर कहानी में एक सबक होता है। वैसे भी किसी संस्कृति की महानता ना उसके त्योहारों, उसके लोकगीतों और उनकी परंपराओं से मिलती है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। भारतीय संस्कृति ये वो नदी है जो हमेशा बहती रहती है, जीवन को पोषित करती है और परिवर्तन को अपनाती है। कला और संस्कृति के इसी संगम को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमारी ये कोशिश है। तो चलिए एक नजर डालते हैं सबसे पहले आज के एपिसोड की झलकियों पर। यूनेस्को के एशिया पैसिफिक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 महान कृतियां नामांकित हुई हैं। She tells us that he lives outside the forest at the Pathanaikan settlement, but visits Manjeri every Wednesday. यह कला मेरे परिवार में 13वीं शताब्दी से भी पहले से चली आ रही है। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। ये स्थान अपनी चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग और नक्काशी कला के लिए प्रसिद्ध है। आज संस्कृति संवाद के इस खास एपिसोड में शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियों से। आईजीएनसी भारतीय कला और संस्कृति के प्रशंसकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, जहां हर हफ्ते डिस्कशंस, पेंटिंग एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, नामचीन कलाकारों के परफॉर्मेंसेस, ये सब शामिल होते हैं। तो देखिए कि बीते हफ्ते आईजीएनसी के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया। तो एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की सुर्खियों पर। भारत और इसकी विशाल संस्कृति की गूंज ही है कि बीते दिनों रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर यानी प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व की स्मृति समिति में शामिल किया गया। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। 6 से 10 मई 2024 को मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र से 38 प्रतिनिधियों और 40 पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। इस बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन और कलानिधि प्रभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भारत की ओर से 3 प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया। इनमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चित्रित पांडुलिपि, 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंद वर्धन की सहृदय लोक लोचन की पांडुलिपि और पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की पांडुलिपि शामिल थी। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है कि यूनेस्को के एशिया पैसिफिक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में भारत की 3 महान कृतियां नामांकित हुई हैं, जिसमें सर्वप्रथम तुलसीदास कृत रामचरितमानस, दूसरी कृति हम सभी जानते हैं विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र, जो कि विश्व की महान कृतियों में से एक मानी जाती है। तीसरी कृति सहृदय लोक लोचन,
जो कि आनंद पटवर्धन द्वारा लिखी हुई है और जिसकी कमेंट्री अभिनव गुप्त ने की है। इन तीनों कृतियों के नामांकन के साथ हमारी जो साहित्यिक धरोहर है वो दुनिया में पहुंचेगी। IGNCA अपने सिने सर्कल के अंतर्गत हर महीने किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग करता आ रहा है। बीते शुक्रवार 17 मई को सिने सर्कल के तहत केंद्र ने पंढरी के रंग फिल्म की स्क्रीनिंग की, जिसमें पंढरी जुकर द्वारा विभिन्न फिल्मों के लिए किए गए उनके अविस्मरणीय कार्यों को दिखाया गया। आपको बता दें कि पंढरी दादा के नाम से प्रसिद्ध पंढरी जुकर एक प्रख्यात मेकअप आर्टिस्ट थे, जिन्होंने बॉलीवुड के कई जानी मानी हस्तियों के साथ काम किया और अपने काम के बूते वे कई हीरो हीरोइन की मेकअप के लिए पहली पसंद होते थे। आपका मेकअप भी कर देंगे 10-15 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा। ओके रेडी, लाइक हो गया हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय परंपरा व्याख्यान श्रृंखला 2 के तहत शास्त्रीय नृत्य पर विशेष व्याख्यान प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रख्यात लेखक और कोरियोग्राफर गुरु वीणा मूर्ति विजय की पुस्तक नृत्य तरंगिणी के बारे में विशेष व्याख्यान प्रदर्शन का आयोजन हुआ। केंद्र के कलानिधि विभाग ने उमंग कॉन्फ्रेंस हॉल में ओडिशा के बेलागुंठा के लचीले पीतल शिल्प में गतिशील उत्पाद डिजाइनिंग पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा की उत्कृष्ट शिल्प कौशल की कलात्मकता और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी चर्चा हुई। साथ ही इसके पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक नवाचारों को भी चर्चा के केंद्र में रखा गया। यूनिवर्सली अवेलेबल टूल्स जो हैं वो कम ही हैं, खुद के बनाए हुए टूल्स कहीं ज़्यादा हैं। सिर्फ हथौड़े अगर उनके यहाँ देखें तो मुझे 300 से 350 हथौड़े मिले, जो कि सब अलग अलग फॉर्म पे था और सबका काम बहुत ही डिफरेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर व्याख्यान और प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्र के संरक्षण और सांस्कृतिक पुरालेख विभाग द्वारा क्यूरेट की गई टैगोर के जीवन और कलात्मक यात्रा को दर्शाने वाली एक दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विषयों पर व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर सुलग्ना बनर्जी ने रविंद्र संगीत की भावपूर्ण प्रस्तुति भी दी। आँखें फिराइले बोले ना 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 ओजे माने ना माना। IGNC के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र रांची ने ढोकरा कला पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कई कलाकारों, कारीगरों और विद्वानों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान कारीगरों ने ढोकरा कला के इतिहास, तकनीकों और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी दी। तो ये तो थी इस हफ्ते की सुर्खियां। हम सबके जीवन में ना संगीत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? 4 वेदों में से एक सामवेद में तो संगीत का पूरा वर्णन है। संगीत में इतनी ताकत है, ये विभिन्न संस्कृतियों को भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति मंत्रालय और IGNCA भी अनेक उत्सवों के जरिए संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। संस्कृति संवाद का हमारा ये सेगमेंट है सांस्कृतिक प्रस्तुति, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश के मशहूर कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां। तो आज इसमें हम आपको दिखाएंगे IGNCA के 32वें फाउंडेशन डे के मौके पर विदुषी रंजनी और विदुषी गायत्री की कर्नाटकी संगीत में एक विशेष प्रस्तुति। It's a pleasure to be back singing for IGNCA after our last concert here in 2016. We are so happy to have such talented co-artists with us, L. Ramakrishnan on the violin and Delhi Sairam on the mridangam. Yeah.
पंढरीसी गेला पुन्हा जन्मा नाही आला पुन्हा जन्मा नाही आला पुन्हा जन्मा नाही आला पंढरीचे भूत मोठे 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 पंढरीचे 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 भूत मोठे आल्या गेल्या झडपी वाटे 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 पंढरीचे भूत मोठे पंढरीचे हो पंढरीचे हो पंढरीचे भूत मोठे भूत मोठे भूत मोठे भूत मोठे तो ये तो थी विदुषी रंजनी और विदुषी गायत्री की कर्नाटकी संगीत में प्रस्तुति। अब बात कर लेते हैं फिल्मों की। हम सबके जीवन पर फिल्मों का गहरा प्रभाव रहता है ना? और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सिनेमा के जरिए समाज कई कल्चर से रूबरू जो होता है। इस दिशा में संस्कृति मंत्रालय और IGNCA भी कई फिल्में बना रहा है और अपने सिने सर्कल के जरिए हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी वो दिखाता है। सिने सर्कल के इस सेगमेंट में आज हम आपको दिखाएंगे फिल्म लुकिंग फॉर चालान, जिसे 2023 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। In these forests of bamboo, teak and rosewood, where raging mountain streams thunder along, and where elephants and panthers roam, live the kings of the forest, the Chola Naikan. The Chola Naikan derived their name from the words Chola, meaning deep forests, and Naikan, meaning king. With a population of less than 200, the community had remained unknown for several centuries until 1973, when they were studied by the renowned anthropologist Dr. P.R.G. Mathur. I first visited the Chola Naikan community in 1984, and almost 35 years later, I find myself here again. This bridge is a window into the world of the Chola Naikan, and I'm hopeful that after all these years, I may finally see Chalan. Our car comes to a sudden halt as Muhammad Ali waves to someone, and I see a familiar face. It is Panapuza Viran. Hey, देखो आशा हाँ ये देखो आशा ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ हाँ I recall the government had built these houses to settle the Chola Naikan. I remember them being empty all those years ago. They still remain unoccupied today. We follow the faint sound of a Malayalam song playing on a radio as it leads us to Chalan's sister-in-law. We ask her about Chalan.
She tells us that he lives outside the forest at the Pathanaikan settlement, but visits Manjeri every Wednesday to collect his weekly rations. With help from the forest officer, we spot Puchapara Kariyan. He says he remembers me. I wonder if he really does. I'm told he stays nearby. After seeing him, I'm convinced that I will soon meet Challan. We spot a few familiar faces, some of them captured on our cameras almost 3 decades ago. And we finally see him. Challan, the young boy, now an aging man. याद है तुमको हाँ And the meeting is emotional. He was barely 18 to 20 years old when I first met him. Before we leave the next day, we set out to meet Challan and his family. He is excited to see us. Challan yearns to go back to Manjeri, to the forests and the caves that once sheltered him. Back to a world. तो अभी आप देख रहे थे फिल्म लुकिंग फॉर चालान, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए केरल के नीलांबुर जंगल में बसने वाले चालान के बारे में जाना। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हम बस यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संस्कृति संवाद के स्पेशल इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया के टॉप कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों से की गई बातचीत, जिनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ने समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। फड़ पेंटिंग भारत की पॉपुलर फोक आर्ट्स में से एक है। फड़ कहानी कहने का एक ट्रेडिशनल माध्यम है, जिसमें कपड़े के कैनवस के ऊपर पूरी कहानी होती है। राजस्थान का ये काफी पॉपुलर आर्ट है। दुनिया की सबसे लंबी फड़ पेंटिंग भी यहीं बनाई गई है। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फेमस फड़ पेंटर कल्याण जोशी जी से विशेष साक्षात्कार को। फड़ पेंटिंग राजस्थान की लोक कला है, जो पाबूजी और देवनारायण की कहानियों के ऊपर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। इसमें फड़ पेंटिंग 20 से 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक कपड़े पर बनाई जाती है और इसमें सारे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। फड़ एक फोल्ड जो कि रोल होता है, पार्ट दर पार्ट खुलता है, इसीलिए इसको फड़ कहते हैं। यह कला मेरे परिवार में 13वीं शताब्दी से भी पहले से चली आ रही है। फड़ जो कि पढ़ी जाने वाली एक नैरेटिव आर्ट फॉर्म है। भोपा एक स्टोरी टेलर होता है जो हमसे फड़ बनवा करके लेके जाता है और उसके पास एक वाद्य यंत्र होता है जिसे रावण हत्था कहते हैं। लोगों को कहानी गा करके सुनाता है, नाचता है, गाता है, बजाता है। तो इस कला के अंदर एक साथ कई कलाओं का समावेश देखा जा सकता है, जैसे चित्रकला जो कि हम लोग करते हैं, गायकी जो कि फड़ भोपा गा के सुनाता है, म्यूज़िक, डांस, परफॉर्मेंस, एक तरह से नाटक, ये सभी चीज़ें इस कला के अंदर समावेश है, जिसे देख करके लोगों को अच्छा लगता है और लोगों का एक मनोरंजन भी होता है और एक मैसेज भी जाता है इसके माध्यम से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में IGNCA से मुझे एक काम का ऑर्डर मिला था और ये फड़ था 9 फीट बाई 75 फीट, जो कि मैंने इतना बड़ा फड़ मेरी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। हमने ये काम 20 दिन से भी कम दिन, 18 दिन में ये काम करके मैं दिल्ली लेके आया इसको। इसमें हम लोग 15 से 20 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। 18-20 आर्टिस्ट लोग हम लगे रहे, मैं, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरे अंकल के लड़के, मेरी चित्रशाला की पूरी टीम। नए संसद भवन के लिए भी मेरा देवनारायण का फड़ और पाबूजी का फड़ लगा है, जिसका मुझे बहुत गर्व है। राजस्थान में देवनारायण जी के 1111वें जन्मोत्सव पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी पधारे थे
वहाँ ये 75 फीट लंबा फड़ प्रदर्शित किया गया था हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, जिसे मोदी जी ने देखा और सराहा। हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने भी देखा फड़ को बीकानेर में, जो कि एक सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान उन्होंने फड़ की बारीकियों को समझा और कि इस तरह से ये भारत की पुरानी परंपराएं आज भी जीवित है। ये देख करके उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि इसको आप आज भी संजोए हुए हैं और इस कला को जीवित रखे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी को एक छोटा सा फड़ चित्र जो है मेरे द्वारा बनाया गया था, मैंने उनको गिफ्ट किया। वो लेकर के बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा ये चित्र हमारे राष्ट्रपति भवन में आपको लगेगा। कोविड के ऊपर भी मैंने फड़ बनाया है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी फड़ बनाया है, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फड़ बनाया है, पानी की कमी को लेकर भी फड़ बनाया है, सूचना एवं तकनीकी के ऊपर फड़ बनाया है और नेचर को लेकर के भी लोगों को अवेयर करने के लिए भी फड़ बनाया है। आजकल की युवा पीढ़ी को रामायण पढ़ना सिखाया मैंने इस पेंटिंग के माध्यम से, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया है, दुर्गा सप्तशती के बारे में समझाया है, गणेश चालीसा, शिव पुराण, कुमार संभवम, गीत गोविंद, पुराणों के ऊपर, महाकाव्यों के ऊपर मैंने फड़ बनाए हैं। मुझे रामदला की फड़ के ऊपर पहला नेशनल अवार्ड मिला और पाबूजी की फड़ के ऊपर हम दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से नेशनल अवार्ड मिला। भारत गांव में बसता है। सरकार का पूरा प्रयास है कि देश के हर गांव की कल्चरल मैपिंग की जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग को शुरू किया गया। इस अभियान का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसके तहत भारत के लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा गांवों की कल्चरल मैपिंग की गई। ये काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कर रहा है। संस्कृति संवाद के हर एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे भारत के किसी एक गांव से और उसकी खास कला संस्कृति से भी। तो आज मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए तेलंगाना के चेरियाल गांव को। चेरियाल। चेरियाल गांव सन्नारेड्डी जिले के कंडी मंडल के अंतर्गत आता है। चेरियाल गांव की स्थानीय भाषा तेलुगु है। गांव में यातायात साधनों की बात की जाए तो संगारेड्डी चेरियाल का निकटतम शहर है। संगारेड्डी से चेरियाल तक का सड़क संपर्क भी है। चेरियाल गांव के लोग अपने परिवहन के लिए ऑटो का भी प्रयोग करते हैं। चेरियाल गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। ये स्थान अपनी चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग और नक्काशी कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्क्रॉल खादी के कपड़े या कैनवास पर बनाए जाते हैं, जिसे इमली के बीज के पेस्ट, चाक पाउडर, पेड़ की गोंद, चावल स्टार्च और सफेद मिट्टी के मिश्रण के साथ लेपित किया गया है। पहले स्क्रॉल 40 से 50 फीट लंबे होते थे और उन्हें संतों और कथाकारों द्वारा ले जाया जाता था, जो कि पुराणों और प्राचीन ग्रामीण अनुष्ठानों और परंपराओं से कहानियां सुनाते हुए गांव में घूमते थे। इस कला रूप में उपयोग किए जाने वाले रंग प्राकृतिक पदार्थों जैसे इंडिगो, समुद्री गोले, इमली के बीज और रंगीन पत्थरों से बने हैं। पेंटिंग एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह एक कथा प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है। 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा चेरियाल पेंटिंग्स को यकीनन भारत लाया गया था। हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि इसकी जड़ें भारत में ही 5वीं शताब्दी तक जाती हैं। चेरियाल पेंटिंग्स पर मंदिर कला परंपराओं का बहुत प्रभाव है और लोग आराधना करते हैं। पट चित्र के आकार के अनुसार एक पंक्ति में एक दृश्य अथवा अनेक दृश्य हो सकते हैं। इस प्रकार की लोक कला भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। भारत के अन्य प्राचीन लोक कला शैलियों के समान ये शैली भी भारतीयों के जीवन का अभिन्न अंग थी। तो आप भी आ सकते हैं चेरियाल गांव और जान सकते हैं यहाँ की संस्कृति को और भी बेहतर। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, पर आपके सुझाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है और हाँ, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के अगले एपिसोड में।
जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।